साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार की राह में, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। जैसे कि हमारे निरंतर वीडियो आ रही हैं, ज्योग्राफी की वीडियो लेकर आ रहे हैं रोहित सर, रीजनिंग के लेकर आ रहे हैं आपके राज सर, और मैथ्स की आ रही हैं आपकी अमित सर के थ्रू, और उसके बाद साथ साथ मेरी आ रही हैं फिजिक्स की क्लासेस। और साथ में शाम को 8 बजे लाइव हमारी हिंदी की क्लास चलती है, जो हमारी हिंदी की क्लास वेडनेसडे और थर्सडे ऑफ रहती है। ठीक है बच्चों, तो हम चाहते हैं कि आप हिंदी के क्लास में भी सभी लाइव जुड़ें, अच्छे से अच्छी अपना रिवीजन करें हिंदी का, अच्छे से अच्छे नोट्स बनाएं, क्योंकि हमारे सर हिंदी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। और हम कोशिश करते हैं सभी क्लासेस के थ्रू कि आप सभी की नॉलेज अच्छी हो, आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठें और आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा कामयाब हो। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा घर रहे, घर बैठे। आपने सुना भी होगा कि माँ अगर गोदी में लेती है तो वो कहती है कि कम से कम बच्चा मेरा मेरे जितना तो देखे। और पिता हमें अगर अपने कंधे पर बिठाते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा बेटा हम या बेटी हमसे भी ज़्यादा दुनिया देखे। और आने वाले समय में आप सब भी ऐसा ही सोचेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी कामयाब हों, आप सभी जॉब लें। आरपीएफ की वैकेंसी आई हुई है, अपने फॉर्म फिल करें। उसमें जैसे भी एज रिफ्लेक्शन वगैरह दिया गया है उसके अकॉर्डिंग टू आप अपना फॉर्म फिल करें, अपनी तैयारी अच्छे से करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। और हम कोशिश करते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, अच्छे से अच्छे मार्क्स आप गेन करें और सिलेक्शन लें, अपनी फैमिली में खुशियाँ लाएं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हमारी क्लास 8वीं क्लास है, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि पृष्ठ तनाव क्या है, केशिकात्व क्या होता है। तो इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। जैसा कि अभी हमारी आने वाली पिछली क्लासों में आपने दाब पढ़ा था, उसके बाद प्लवन पढ़ा था, गति के नियम पढ़े थे, कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और मुड़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। एक ही पदार्थ मतलब एक ही तरीके की वस्तु। सपोजिट हम ले लेते हैं यहाँ पर वाटर ही ले लें आप, द्रव्य। ठीक है, क्योंकि पदार्थ में क्या होता है, हम पदार्थ को क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, मैटर कहते हैं, और जिसकी 3 स्टेट हम पढ़ते हैं क्या, ठोस, द्रव और गैस। कितनी स्टेट पढ़ते हैं हम किसी भी द्रव्य की, 3, यानी कि मैटर की कितनी स्टेट पढ़ते हैं, 3, ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें से हमने एक ले लिया लिक्विड वाटर। हम देखेंगे कि ये क्या है, हमारे दोनों सेम अणु हैं, यानी कि सेम मॉलिक्यूल है। क्या है, सेम मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये हमारे सेम मॉलिक्यूल्स हैं तो हमसे पूछा गया है कि एक ही पदार्थ के अणुओं में मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं में लगने वाला बल, उनके बीच में जो भी फोर्स है आपका, वो कहलाता है आपका ससंजक बल। ससंजक बल कहलाता है। तो आसंजक बल हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है कि किसी भी दो पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या है, आपका ससंजक बल है। सब हम ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी दो हम एटम मॉलिक्यूल्स लेते वो सॉरी मेटल लेते हैं, कोई भी पदार्थ है उसके हमने दो एटम लिए, एटम छोटे होते हैं, अणुओं का ही छोटा रूप क्या होता है, परमाणु होता है, जिसे हम एटम कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे बोला गया कि अणु लेने हैं, हमें क्या लेने हैं, मॉलिक्यूल्स लेने हैं। किसी भी पदार्थ के हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए, ये उन दो मॉलिक्यूल्स के जो मिड में फोर्स है वो फोर्स कहलाता है हमारा ससंजक बल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। यानी कि दो ऐसे अणु लेने हैं जो अलग अलग हैं, अपोजिट हैं, मतलब अपोजिट भी नहीं कह सकते, मतलब अलग अलग हैं। सपोजिट हम ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है आपका, और एक हम ले लेते हैं आपका आयरन। यानी ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल है। जब हम इन दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स को लेते हैं तो इनके मध्य हमारा बनता है FeO2।
ठीक है। FeO2 हमारा फेरस ऑक्साइड होता है, ये बनता है इन दोनों के मॉलिक्यूल से। तो ये जो दो हमारे मॉलिक्यूल हैं, यानी एक मॉलिक्यूल है हमारा Fe और दूसरा मॉलिक्यूल है हमारा O2 ऑक्सीजन, क्योंकि गैस को हम स्वतंत्र अवस्था में नहीं रख सकते, इसलिए हम कभी भी नवजात ऑक्सीजन को भी हाफ O2 करके लिखते हैं, खाली O नहीं बनाते। इसलिए हम ऑक्सीजन को क्या नहीं करते, O नहीं बनाते, क्योंकि कोई भी गैस हमारी फ्री स्टेट में नहीं रह सकती है। तो हमसे बोला गया है कि दो भिन्न पदार्थ के अणुओं पर लगने वाला, यानी एक तो पद अणु किसका है आपका आयरन का है, और एक अणु किसका है आपका ऑक्सीजन का है। इन दोनों के मध्य जो भी बल लगेगा वो क्या होगा आपका आसंजक बल होगा। अगर सेम एक पदार्थ के दो अणुओं के मध्य पूछे तो वो क्या है आपका ससंजक बल, और दो भिन्न पदार्थों के मध्य पूछे तो वो क्या है आपका आसंजक बल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए आसंजक बल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए आसंजक बल। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है कि आसंजक बल वो है जिसमें दो विभिन्न पदार्थों के अणु के बीच का मध्य बल लिया जाता है, और ससंजक बल वो है जिसमें एक ही पदार्थ के दो अणुओं के मध्य बल लिया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृष्ठ तनाव क्या है। पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन। ये क्या है हमारा सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, टेंशन का मतलब ही क्या होता है, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, जो हम सब की लाइफ में भी है जब तक हमारी जॉब नहीं लगेगी कि हमें टेंशन रहती है। क्योंकि फैमिली वाले भी कहीं ना कहीं एक एज के बाद बोलना शुरू कर देते हैं कि अब कब तक तुम पढ़ाई करते रहोगे, कब अपनी जॉब लगाओगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छी मेहनत करें और इस बार आने वाली वैकेंसीज में सिलेक्शन लेकर सेलेक्ट हो जाएं कहीं। ठीक है, लेकिन हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन। क्या होता है, जब कोई वस्तु के कम से कम क्षेत्रफल की प्रवृत्ति वाली हो, यानी उसका एरिया क्या हो कम से कम हो, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में हो, यानी किसी भी वस्तु का एक एरिया जो एक पृष्ठ का कम से कम क्षेत्रफल हो, एक ऐसी सतह जिसका क्षेत्रफल कम से कम हो, उसके कारण किसी भी स्थिति पर सदैव तनाव बना रहता है। किसी भी पृष्ठ पर जब सदैव तनाव बना रहेगा, यानी तनी हुई रहेगी, स्ट्रेस में रहेगी, टेंशन रहेगा, तो वो क्या है आपका पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव सरफेस टी से इक्वल करते हैं, और एफ क्या है पर हमारा फोर्स है, और एल क्या है वाई है। मतलब किसी पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल की प्रवृत्ति हो, यानी उसका एरिया क्या हो जितना कम हो, तो उस एरिया के कम होने के कारण जो भी किसी पृष्ठ में खिंचाव रहेगा, तनाव रहेगा, वो क्या है आपका पृष्ठ तनाव है। और अगर एक व्यंजक के रूप में बात करें तो बोल सकते हैं हम कि T इक्वल टू एफ अपॉन एल, यानी कि किसी वस्तु का हमने जो एक कम से कम क्षेत्रफल मांग लिया, क्षेत्रफल की प्रवृत्ति वाला वस्तु मांगा है, तो उसकी जो हमने लेंथ मानी है वो एल मान ली। और जब पृष्ठ पर तनाव है, यानी तनाव का मतलब ही क्या है, एक बल है, खिंचाव है, तो वो एफ है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा आपका कि T इक्वल टू एफ अपॉन एल। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर सही है और ये भी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लिखेंगे कि पृष्ठ तनाव क्या है। तो हम पृष्ठ तनाव किसको कह सकते हैं, T इक्वल टू एफ अपॉन एल भी है हमारा पृष्ठ तनाव। और परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो किसी पृष्ठ के कम से कम क्षेत्रफल की प्रवृत्ति जिसके कारण पृष्ठ तनाव सदैव, पृष्ठ जो है वो सदैव तनाव की स्थिति में रहता है, खिंचाव महसूस करता है, तो वो क्या है आपका पृष्ठ तनाव है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव का तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो हमारा गैसियस फॉर्म में आना शुरू होता है, तो वो क्या होता है, उसमें जो उसके अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो दूर दूर जाने लगते हैं, तो क्या होता है आपका पृष्ठ तनाव कम होता है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया किसी भी द्रव का तापमान बढ़ने पर, तापमान से मतलब है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वस्तु गर्म होगी, गर्म करने पर ही तो तापमान बढ़ेगा, और जब गर्म करने पर तापमान बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि पृष्ठ तनाव तो घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि गर्म करने पर किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच क्या आना शुरू हो जाता है, गैप आना शुरू हो जाता है, उनके बीच दूरी बढ़नी शुरू हो जाती है, तो पृष्ठ तनाव घटता है।
द्रव का तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है। और अगर हम ये बोले कि द्रव का तापमान कम करने पर पृष्ठ तनाव में क्या होगा, तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर ए सही हो जाता है कि अगर हम किसी द्रव का तापमान बढ़ाते हैं तो उस पर जो पृष्ठ तनाव है वो घटेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों? तेल है, पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है, तो क्या होता है, तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है, पानी का ज्यादा होता है। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि जो तेल है उसकी श्यानता अधिक होती है। श्यानता क्या है, किसी पदार्थ के बहने का गुण, कि वह कितना ज्यादा जल्दी फ्लो कर सकता है, कितना देर से फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि किसी एक तेल की बूंद पानी पर कैसे फैल जाती है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है, ना कि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ठीक है, तेल का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण क्या होता है कि पानी की बूंद तेल पर तैर जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत। यानी कि हम देखते हैं कपड़े धोने के साबुन से जब हम कपड़े धोते हैं तो हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं, तो वही कहा गया है कि साबुन से जिस भी सतह को हम साफ करते हैं उसका कारण क्या है, क्यों साफ हो जाते हैं साबुन से हमारे कपड़े, इसका कारण क्या है, ये हम देखते हैं कि हमसे कारण किस बेस पर पूछा गया। तो हम ऑप्शंस देखते हैं अपने, श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, प्लवन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इस किस सिद्धांत पर वर्क करता है, आपका पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। जैसे कि हम साबुन से अगर कपड़े धोते हैं, जब हम कपड़े पर साबुन लगाएंगे तो उस कपड़े का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो साबुन है साल्ट है वो कपड़े के अंदर तक जाएंगे और वो गंदगी को बाहर निकाल देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि साबुन के द्वारा सतह को साफ करने का सिद्धांत किसका है, किस पर आधारित है, तो वो पृष्ठ तनाव पर आधारित है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण बनता है। सपोज इट करो ऊपर से बूंद आती है तो हमें बारिश की बूंद का आकार थोड़ा इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखता है ना बच्चों। क्यों है कि वो गोलाकार क्यों हो जाती है, ऐसे सीधी सीधी क्यों नहीं आती, ये बोल रहा है वो क्यों हो जाती है। तो हम बोलेंगे कि बूंद का क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, और कम सतह वाली क्षेत्रफल पर जब कोई पृष्ठ पर तनाव लगता है, तनाव नीचे से ग्रेविटी फोर्स लगता है, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और वो अपनी तरफ खींचता है, तो किस में आ जाती है वो, उसका जो सरफेस है वो टेंशन तनाव में आ जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ पृष्ठ तनाव होता है, और पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद कैसी होती है, गोलाकार होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है पृष्ठ तनाव। किसके कारण वर्षा की बूंद का आकार होता है आपका गोल, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव क्या है, एक ऐसा पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल कम से कम हो और उस पृष्ठ क्षेत्रफल पर जो तनाव है वो अधिक हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका पृष्ठ तनाव कहलाता है। यानी कि T=F/L वही है। तो उसके बाद हमारा वर्षा की बूंद का आकार गोल किसके कारण होता है, आपका पृष्ठ तनाव के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल मैंने आपको पढ़ाया है कि कोई दो पिंड हैं जिनके मध्य जो आकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल कब है, जब उनमें से एक पिंड या एक ग्रह क्या हो, पृथ्वी हो, या हम कह सकते हैं किसी अन्य पिंड और पृथ्वी के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है वो क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो देखते हैं हम, देखो इस तरीके का होता है शेविंग ब्रश, इस तरीके से उसमें बाल बने हुए होते हैं। लेकिन जब हमने इसको पानी में भिगोया, तो इसके जो बाल थे वो ऐसे ऐसे आपस में चिपक गए हैं, मतलब उनके बीच का जो गैप था वो कम हो गया है। किसके कारण हो गया, ये था भिगोने से पहले,
ये है आपका भिगोने से पहले, और ये क्या है आपका भिगोने के बाद। तो वही पूछ रहा है हमसे कि पानी से निकलने पर शेविंग का जो ब्रश है उसके बाल आपस में किसके कारण चिपक जाते हैं, और हमें ऑप्शन दिया गया है श्यानता के कारण, घर्षण के कारण। अरे घर्षण तो हमने पढ़ा था, क्या होता है, विरोध होता है, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण या ससंजक बल के कारण। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे कि हम इसका आंसर पृष्ठ तनाव दें या ससंजक बल दें। क्यों कंफ्यूज होंगे कि ससंजक बल की परिभाषा है कि किसी भी वस्तु के या पदार्थ के दो अणुओं के मध्य लगने, समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या होता है, हमारा ससंजक बल होता है। अब बच्चे सोचेंगे अरे ये हेयर्स भी तो सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो इसलिए हम ससंजक बल लगाएंगे। लेकिन ससंजक बल जिसने भी आंसर लगाया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्यों हो जाएगा पृष्ठ तनाव? ये ब्रश से जो हेयर्स निकले हुए हैं ये ससंजक बल की वजह से नहीं चुपके हैं, ये चुपके हैं आपके जो आपका वाटर था, और जब हमने इसे पानी से बाहर की तरफ निकाला तो इनमें जो कम स्पेस की वजह से, आप बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल कम होने की वजह से ये आपस में चिपक गए हैं। तो क्या है कि कम क्षेत्रफल पर किसी भी पदार्थ का कम से कम क्षेत्रफल हो जिसके कारण उसके पृष्ठ पर तनाव बना रहे, तो वो क्या है आपका पृष्ठ तनाव है। तो इसमें भी हमारा पृष्ठ तनाव बनेगा जब इन ब्रश के बालों के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस नली क्या है। केस नली क्या होती है? एक बारीक सी ऐसी नली जो खोखली हो और जिसकी त्रिज्या आपकी क्या हो, बहुत कम हो। एक कम त्रिज्या वाली खोखली नली क्या होती है आपकी, केस नली, यानी कि जो बहुत ही बारीक होती है, बहुत ही महीन होती है। सपोजिट करो इस तरीके से, बहुत ही महीन होती है, बहुत ही ज्यादा। सपोजिट करो इस तरीके से होती है कि हमारे बाल से थोड़ी बहुत मोटी। तो केस नली क्या है हमारी, एक खोखली नली है, उसके बाद कम त्रिज्या वाली नली है। नहीं, कम से कम त्रिज्या वाली खोखली नली क्या होती है हमारी, केस नली होती है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कैपिलरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिलरी भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी की एक ऐसी नली जो दोनों एबिलिटी रखती है, खोखली भी है और कम त्रिज्या वाली भी है, तो वो क्या है हमारी केस नली है। केस नली के बहुत सारे काम है, जैसे कि बॉल्टिंग पेपर होता है, उसमें हमारा क्या होता है कि जब कहीं इंक वगैरह गिर जाती है तो हम उसके ऊपर वो रखते हैं तो वो सोख लेता है, तो वो कागज किसकी तरह वर्क करता है, केस नली की तरह वर्क करता है। और एक होता है आपका पेन की निब है, पेन की निब में जो इंक जाती है वो भी किसके थ्रू जाती है, वो भी इसी के थ्रू जाती है, क्योंकि जो पेन की निब का जो होल है जहाँ से इंक निकलती है वो भी किसका कार्य करता है, केस नली की तरह कार्य करता है, केशिकत्व का कार्य करता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगर आपको हमारी क्लास समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम भी चाहते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप सभी अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम देकर आएँ, जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो आपका, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमें खुशी होगी जिस दिन आप कामयाब होंगे कि हाँ चलो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कहीं तो लगे। मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि हमारा बच्चा आज कामयाब हो गया। तो मम्मी पापा की खुशी के लिए आपको पढ़ना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, अच्छे से तैयारी करनी है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना क्या कहलाती है। ये देखो हमने दो बीकर ले लिए, इस बीकर में हमने कोई भी लिक्विड ले लिया, क्या ले लिया, कोई भी द्रव ले लिया। इसके अंदर अब हमने कैपिलरी ट्यूब डाली। कैपिलरी ट्यूब हमारी बहुत बारीक, बहुत महीन होती है, ठीक है। जब हम इसमें कैपिलरी ट्यूब डालेंगे जो कि हमारी बहुत महीन और बहुत ज़्यादा बारीक होती है, तो उस कैपिलरी ट्यूब जब होलो होती है, हमारी खोखली होती है, तो इसके अंदर इस लिक्विड का क्षेत्रफल बढ़ता
चढ़ना, उसके बाद नीचे दबना। ये एक ऐसा द्रव ले लिया जो कैपिलरी के डालने पर कैपिलरी के साइड में आ जाएगा। ये हमने एक और कैपिलरी ट्यूब ली जिसको हमने इस तरीके से दूसरे किसी लिक्विड में डुबाया। अब हमसे पूछा गया कि नीचे की तरफ दबना। जब हमने इसमें कैपिलरी को डाला तो यहाँ से आसपास से लिक्विड अपना स्थान छोड़कर ऊपर की तरफ आ जाएगा, कैपिलरी के अंदर एंट्री नहीं करेगा। तो क्या है ये, कैपिलरी में डालने पर किसी भी द्रव में क्या होता है कि उसका नीचे की ओर दबना। ये था आपका ऊपर चढ़ना और ये क्या है आपका नीचे की तरफ। ये है आपका नीचे की तरफ दबना। किसी भी कैपिलरी ट्यूब से किसी भी द्रव का ऊपर की तरफ चढ़ना या नीचे की तरफ चढ़ना आपका क्या कहलाएगा, केशिकत्व कहलाएगा। कैपिलरी मतलब केश नली, और केश नली के द्वारा होने वाली जितनी भी घटनाएं वो आपकी क्या कहलाती हैं, केशिकत्व कहलाती हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव हम पढ़ चुके हैं कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। किसी भी पृष्ठ के कम से कम क्षेत्रफल हो जिसके कारण किसी भी पृष्ठ पर जो तनाव है वो अधिक हो, तो वो क्या है आपका पृष्ठ तनाव है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। जब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है तो हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केशिकत्व की घटना किसके कारण होती है। यानी ये जो केशिकत्व है ये किसके कारण वर्क करता है, किसके कारण वर्क करता है केशिकत्व। यानी किसी भी केश नली के द्वारा किसी भी द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे दबना किसके गुण पर कार्य करता है, किसका गुण है केशिकत्व का। तो हमारा है ऑप्शन श्यानता नहीं हो सकता। ससंजक बल है आपका समान पदार्थ के दो अणुओं के मध्य लगने वाला बल, और फिर आपका पृष्ठ तनाव। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। क्यों चढ़ता है केश नली के द्वारा द्रव का, इसलिए चढ़ता है क्योंकि जो उसका क्षेत्रफल है वो कम है और उस पर जो लगने वाला तनाव है वो उस पृष्ठ पर लगने वाला तनाव क्या है, अधिक है। तो किसके ऊपर वर्क करता है हमारा केशिकत्व, केशिकत्व किसके ऊपर वर्क करता है हमारा, पृष्ठ तनाव की वजह से कार्य करता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केशिकत्व का उदाहरण नहीं है। पहला है आपका ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर किस तरीके से काम करता है, ब्लॉटिंग पेपर सोखने का वर्क करता है। ये किसी भी चीज को सोखता है, सोखने का काम करता है ब्लॉटिंग पेपर। जैसे कहीं इंक गिर गई और उसके ऊपर हमने ब्लॉटिंग पेपर रख दिया तो वो इंक को सोख लेगा। जो उसमें सोखने की क्षमता है वो किसका वर्क करती है, आपका केश नली की तरह कार्य करती है। और जब केश नली की तरह कार्य करती है तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा, आपका केशिकत्व का उदाहरण हो जाएगा। फिर है लालटेन या लैंप की बत्ती। लालटेन या लैंप की बत्ती भी आपका केशिकत्व का उदाहरण है, क्योंकि जब हम लैंप वगैरह घरों में यूज करते थे, हालांकि अब तो बहुत कमी के साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे, उसमें एक बत्ती होती थी लैंप में, लालटेन में जो बत्ती थी उसको हम जलाते थे। वो कैसे जलती थी, उसमें हम मिट्टी का तेल डालते थे, केरोसिन ऑयल डालते थे, उससे वो जलती थी। ये हमसे बोला, हमने देखा कि वो बत्ती क्यों जलती थी, उसका क्या सिद्धांत था कि उसकी जो बत्ती थी उस तक हमारा केरोसिन आ जाता था। वो इसलिए आ जाता था क्योंकि वो किसकी तरह वर्क करती थी, आपका केशिका नली की तरह कार्य करती थी, उसे ऊपर की तरफ चढ़ाती थी। क्यों, इसलिए वो हमारा किसका उदाहरण है, आपका केशिकत्व का उदाहरण है। उसके बाद है पेड़ पौधों की शाखाओं व तनों। हाँ, पेड़ पौधे और शाखा की तनों, शाखा और तने में भी क्या आपका वर्क करता है, केशिकत्व वर्क करता है। क्योंकि कोई भी पेड़ है उस तक उसे पौधे को पानी कहाँ से मिलता है, उसकी जड़ों से मिलता है। जड़ों से पानी पत्तियों तक कैसे पहुँचता है, जब आप पेड़ भोजन बनाता है कैसे पहुँचता है, वृक्ष तक पानी। वो वृक्ष तक पानी इस तरीके से पहुँचता है, जो पेड़ की जड़ें हैं वो आपका केशिका नली की तरह कार्य करती हैं। जो वो केशिका नली की तरह कार्य करती हैं तो वो वर्क करता है आपका किसकी तरह, केशिकत्व की तरह। जब वो नली है जो केशिकत्व की तरह कार्य करती हैं, वो मिट्टी से आपके पानी और कुछ मिनरल्स लेकर जाती हैं और फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू आपको भोजन बनता है। किसके प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं।
फोटोसिंथेसिस से मतलब है आपका कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं और मिनरल्स के थ्रू, यानी वाटर होता है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमाटा बोलते हैं। तो वो स्टोमाटा के थ्रू अपना कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और अपना भोजन बनाती है। लेकिन साथ ही साथ कि फिर जड़ कैसे ग्रोथ करती है वृक्ष की जड़ ग्रोथ ऐसे करती है कि जो ऊपर भोजन बन रहा है वो जड़ों तक आता है, और कुछ जो स्टीम होता है पौधे का उसमें आपका सेलुलोज और ग्लाइकोजन के रूप में कुछ भोजन संचित कर लेते हैं पौधे। जैसे कि कुछ पौधे आपने देखे होंगे दोनों दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एक उसमें नीम का पेड़ होता है और एक पीपल का पेड़ होता है। तो पौधे की जड़ों से जो हमारा मिनरल्स और पानी ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है वो भी किसका वर्क करता है, आपका केशिकात्व का वर्क करता है। तो ये भी किसका उदाहरण है, केशिकात्व का उदाहरण है। तेल का पानी पर तैरना पृष्ठ तनाव का उदाहरण है, लेकिन इसमें केशिकात्व वर्क नहीं करता, केश का नली वर्क नहीं करती। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। साथ ही साथ मैं जानती हूँ कि ज़्यादातर सभी बच्चे जो भी क्लासेस देख रहे हैं उनमें से कम 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो खेती से जुड़े होंगे। आपने देखा है कभी किसान बारिश होने के बाद अपना खेत जोतता है? क्यों जोतता है? कि बारिश से जो भूमि ने पानी संचित किया, अगर वो उस खेत को जोत देगा तो उसकी जो केशिका नली है वो टूट जाएंगी, केशिका नली टूट जाएंगी, तो उस पृथ्वी की जो नमी है, उस खेत की जो नमी है वो खत्म नहीं होगी। अपने खेत में नमी को बनाए रखने के लिए किसान अपना खेत जोतता है, जिससे कि बारिश होने के बाद केश नली टूट जाती है जुताई के बाद। तो किसान, तो वो भी किसका उदाहरण है, आपका केशिकात्व का उदाहरण है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, आपेक्षिक घनत्व के कारण, जल के घनत्व के कारण, या फिर आपका केशिकात्व के कारण। केशिकात्व का मतलब है किसी भी कैपिलरी ट्यूब के द्वारा या किसी भी ऐसी ट्यूब के द्वारा जिसकी त्रिज्या वो एक खोखली हो और जिसकी त्रिज्या या रेडियस जो है वो बहुत कम हो, वो केशिका नली की तरह कार्य करेंगे, और जो केशिका नली कार्य करती है वो केशिकात्व कहलाता है। लेकिन हमसे पूछा गया कपूर के छोटे छोटे टुकड़े, वो तो केशिकात्व पर वर्क नहीं करते, तो हमारा ऑप्शन खत्म हो जाता है। यहाँ जल का घनत्व मैटर नहीं करता, लेकिन जल का अपेक्षिक घनत्व होता है आपका, महत्तम घनत्व होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद है पृष्ठ तनाव के कारण या आपेक्षिक घनत्व के कारण। आपेक्षिक घनत्व होता है किसी वस्तु का घनत्व, और उसके अपोन में आपका जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व। उसके बाद हमारा एक ही ऑप्शन बचता है पृष्ठ तनाव। जी हाँ, कपूर के टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण तैरते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के टुकड़े किस पर तैरते हैं? आपके जल पर तैरते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? मैंने जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आया था, पीछे क्वेश्चन में भी आया है कि जब हम साबुन द्वारा किसी सतह को साफ करना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वहाँ आया था पृष्ठ तनाव पर। तो साबुन या डिटर्जेंट, जो किसी शुद्ध जल में जब हम डिटर्जेंट डालते हैं तो डिटर्जेंट में झाग बनते हैं। उस झाग की वजह से आपका क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम होता है, जिससे वो पेड़ की तली तक जाता है और मैल को निकाल देता है। उससे क्या होता है? आपका कपड़ा साफ होता है। लेकिन हमसे पूछा है कि पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है डिटर्जेंट का? डिटर्जेंट की वजह से पृष्ठ तनाव आपका बच्चों कम हो जाता है। क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव आपका कम हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर नंबर क्या हो जाता है? बी। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि केश नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए, व्यास मतलब डायमीटर, और डायमीटर क्या है? रेडियस का दुगुना होता है आपका डायमीटर। जब डायमीटर भी दुगुना कर दिया जाए तो इससे चढ़ने वाले जल की सतह क्या होगी? हमारा पृष्ठ तनाव क्या था कि एक कम से कम क्षेत्रफल जिसके कारण किसी पृष्ठ पर तनाव बना रहे, यही पृष्ठ तनाव था। लेकिन जब हमने उसका व्यास ही बढ़ा दिया, जब व्यास बढ़ा तो एरिया भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। जब
व्यास बढ़ा है, दोगुना किया है, तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। जब हमारा क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जल के ऊपर चढ़ने की क्षमता कैसी होगी, कम होगी। उसके बाद हमें ऑप्शन दे रखे हैं दुगना हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता जी, स्थिर रहेगा, नहीं रह सकता, अपरिवर्तित भी नहीं रह सकता, तो क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। क्योंकि जब हम व्यास को दुगना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो पानी के ऊपर चढ़ने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। कम होगी तो क्या हो जाएगी, वो आधी हो जाएगी, कि पहले जितनी फुर्ती के साथ पानी ऊपर जा रहा था अब नहीं जाएगा, तो क्या होगा आपका, आधा हो जाएगा। यदि केशिका नली का व्यास दुगना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो उसी सतह से चढ़ने वाला जल की ऊंचाई क्या होगी, आधी हो जाएगी। कि जो काम हमारा 10 घंटे में हो रहा था अब वो 20 घंटे में होगा। क्यों, क्योंकि जो जल के चढ़ने की, जब व्यास दोगुना कर दिया हमने, तो जल जो सतह से ऊंचाई की तरफ जाएगा वो चढ़ने में वक्त लेगा। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम अब अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं और आपसे हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आप सब हमारी सभी वीडियोस देखते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि कोई भी क्वेश्चंस हमसे छूटे ना, अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट कराएं। और हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी अच्छे से अच्छे पढ़ें और नोट्स बनाएं और सिलेक्शन लें। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, कल फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।